यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पीटी 365 की यहाँ पर मैगजीन है इकोनॉमिक की, ठीक है, अर्थव्यवस्था की मैगजीन है। तो इसको हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या टॉपिक इसके हैं वो सब हम लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव में समझ रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या टॉपिक यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक बात और, यहाँ पर जो इकोनॉमिक की मैगजीन है इसको हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने किए जो MCQs है उसके माध्यम से हम लोगों ने कवर किए। MCQs वाली जो क्लास है वो अलग है, जैसे कि यहाँ पर पूरी MCQs आज यहाँ पर हम जो इकोनॉमिक की जो मैगजीन है उसके खत्म हो चुके हैं पूरे, ठीक है। तो आप क्या है यहाँ से जाके अपने अगर नहीं किया तो इकोनॉमिक के MCQs भी जाके कवर कर सकते हो। और यहाँ से जो अर्थव्यवस्था है इसका आज टॉपिक नंबर 3 और 4 हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। वहाँ पर 3 और 4 के MCQs भी कवर हो चुके हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। वहाँ से पूरे जो 11 टॉपिक यहाँ पर करीब इसके वो सब खत्म हो चुके हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। आप यहाँ पे जो चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में आपको पीटी 365 MCQs होगा, वहाँ पे जाकर आपको जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सब हर सब्जेक्ट का है। आते टॉपिक नंबर 3 में हम लोग देखेंगे यहाँ पर वित्तीय बाजार और भुगतान प्रणाली, ठीक है। और यहाँ पर चौथा टॉपिक है बाह्य क्षेत्र, इसको लेकर के देखेंगे, ठीक है। वहाँ पे हमने टॉपिक डिस्कस नहीं किया, डायरेक्ट MCQs वहाँ कराए थे। आते हैं टॉपिक नंबर 3 में, देखते हैं यहाँ से भारतीय वित्तीय बाजार संरचना, मुद्रा बाजार बनाम पूंजी बाजार। ये क्या है? देखो मुद्रा बाजार क्या है। मुद्रा बाजार यहाँ पर अल्पकालिक आवश्यकताओं हेतु नकदी प्रबंधन होता है, इसके लिए अवधि 1 साल तक में, ठीक है। और ये जो जोखिम होता है कम, इनका उच्च तरलता होती है। नियामक क्या होता है इनका? भारतीय रिजर्व बैंक नियामक होता है इसमें। और यहाँ से इनका मुख्य उद्देश्य जो भागीदार है इनमें प्रमुख यहाँ पर उपकरण क्या क्या होंगे? ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, वाणिज्यिक पत्र, जमा पत्र। यहाँ पर एक बार थोड़ा स्टैटिक पॉइंट है, इनको आप एक बार देख जाओगे मुद्रा बाजार क्या होती है और पूंजी बाजार क्या होती है। आपने पढ़ा भी होगा स्टैटिक में सब, है ना। तो एक बार इनके की टर्म्स यहाँ पर लिखे हुए सब नोट भी कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो। यहाँ से इस पर MCQs मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ऐसे पढ़ना है। स्टैटिक पॉइंट है कि यहाँ पर क्या क्या इसके जोखिम है, क्या नियामक है, क्या इसके उपकरण हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके लिख सकते हो। क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से कि जो भारतीय वित्तीय बाजार इसकी संरचना है उसके संबंध में मुद्रा बाजार में इसमें से कौन सा उपकरण शामिल नहीं है? ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, वाणिज्यिक पत्र, और आपको बोल देगा शेयर इक्विटी करके दे देगा, है ना। तो यहाँ से एक बात गलत हो जाएगी शेयर इक्विटी वाली। तो यहाँ से 4 बातें आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। आगे आते हैं 3.2 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, इसके बारे में हमेशा न्यूज़ में रहती है सेबी, है ना। तो यहाँ से कुछ चीज़ें देखेंगे। इसकी स्थापना पता ही सबको 1988 में हुई थी। हालांकि 1992 के सेबी अधिनियम के लागू होने के बाद एक वैधानिक निकाय बना था। उद्देश्य क्या होगा? निवेशक के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना और उसकी कार्यप्रणाली को विनियमित करना ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। शक्ति क्या होगी? सेबी के पास प्रवर्तन और जांच संबंधित शक्तियों के साथ साथ यहाँ पर इसे सिविल प्रक्रिया की संहिता 1908 के अंतर्गत एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। सेबी एक निदेशक मंडल द्वारा शासित होता है। भारत की संघ सरकार द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष होते हैं इसमें, राइट। केंद्रीय वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 सदस्य होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले 1 सदस्य होगा। तो यहाँ से याद रखना है इसके जो क्या क्या इसमें एक जो संस्था होती है क्या क्या इसमें शामिल होते हैं लोग। सेबी बोर्ड की बैठक में किए गए कुछ निर्णय थे, जिसमें से ये तो निर्णय तो नहीं पूछेगा, जैसे कि कुछ की पॉइंट यहाँ से पूछ सकता है इसके, जैसे FPI है सार्वजनिक बाजारों में लिस्टेड प्रतिभूति जैसे कि यहाँ पर इक्विटी, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स आदि के निवेश करते हैं, जबकि यहाँ पर FVCI में वेंचर कैपिटल फंड निवेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर FPI में क्या निवेश करेंगे ये सब, और FVCI में क्या निवेश करेंगे ये निवेश करेंगे, है ना। तो एक थोड़ा सा की पॉइंट इसको नोट कर सकते हो, कहीं पर क्वेश्चन में घुमा के रख देगा ये। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसका इक्विटी के रूप में पुनर्वर्गीकरण ये म्यूचुअल फंड योजनाओं द्वारा REIT निवेश को बढ़ाने में सक्षम करेगा, ठीक है। ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से देखो ये पॉइंट पढ़ सकते हो आप। IPO का अर्थ है जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती है। ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट में होने वाले एक परिवर्तन की शर्त होती है। IPO एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित कर देता है। ये कंपनी को दीर्घकालिक या अनिश्चितकालीन परिपक्वतावधि वाले वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट इसके IPO के बारे में रीड कर सकते हो। बाकी जो 2 पॉइंट पता है ऊपर उसके 2 पॉइंट, और जो सेबी के पॉइंट बताए थे कि कैसे इसका गठन होता है, कौन कौन होता है, तो वो सब आपको करना है। बस इतनी चीज़ें पढ़नी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है आपको यहाँ से, ठीक है। आगे आते हैं सेबी से संबंधित महत्वपूर्ण पर शब्दावली, जैसे कि यहाँ पर अब मान सकते हो इसमें से क्या पूछ सकते हो एग्जाम में। ये संस्थाएं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा
सेबी वैकल्पिक निवेश कोष विनियमन 2012 के अनुसार विनियमित होता है। ठीक है, एएफ की कुछ श्रेणियाँ होती है। एएफ होता क्या है, देखो एएफ यहाँ पर है, ये मतलब इसका वैकल्पिक निवेश कोष जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें 3 श्रेणियाँ होती हैं, श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3। आपसे बोल देगा श्रेणी 1 में इक्विटी और ऋण प्रतिभूति को निवेश करते हैं, जबकि गलत हो जाएगा क्योंकि हम पर श्रेणी 2 की बात कर रहे हैं। श्रेणी 2 में बोलेगा ये फंड्स रिटर्न वाला बढ़ाने वाले और निवेश फंड उधारी लेकर निवेश करते हैं, जबकि सेकंड श्रेणी की बात करें फर्स्ट की नहीं। तो मतलब देखो इस टाइप से आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों श्रेणियाँ याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन घुमा सकता है, सेकंड को फर्स्ट कर देगा, फर्स्ट को सेकंड कर देगा, ऐसे करके दे देगा, या तो स्टेटमेंट अलग अलग दे देगा, ऐसे करके लिखेगा श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 और आपको यहाँ से मैचिंग करने के देगा क्या है। तो ऐसे करके क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। आगे आते हैं, आगे है इक्विटी डेरिवेटिव्स। ये क्या है, इसमें यहाँ पर डेरिवेटिव्स या ट्रेडिंग बाजार का एक प्रकार का वित्तीय उत्पाद है। इसका मूल्य उस इंडेक्स में शामिल यानी अंडर जो लाइन एसेट्स है उसके रूप में तय किया होता है। ठीक है, अंडरलाइंस एसेट्स में इक्विटी शेयर ये खुद इंडेक्स जैसी निफ्टी कीमतें, धातुएं, कमोडिटीज, करेंसी, ब्याज की दरें आदि हो सकती हैं इसमें। ठीक है, और इक्विटी डेरिवेटिव्स ऐसे उत्पाद होते हैं जिनका मूल्य आंशिक रूप से एक या अधिक अंडरलाइन इक्विटी एसेट वर्ग से तय होता है। फ्यूचर ऑफ, और यहाँ पर फ्यूचर जो ऑप्शंस है कारोबार में किए जाने वाले सबसे आम इक्विटी डेरिवेटिव्स उत्पाद होंगे। कि वैसे कुछ पूछा नहीं जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, एक बार आप पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, नोट्स इसका नहीं बनाना है कि आप नोट्स बनाने लोगों, नहीं, नोट्स जो मैं बताऊंगा लिमिटेड चीज़ों के सिर्फ नोट्स आपको बनाने अगर बनाओगे तो। ठीक है, ये सब चीज़ों के नोट्स नहीं बनाने। देखो पीटी की जो क्लासेस चलती है किस लिए चलती है, क्योंकि पूरी चीज़ें आपको नहीं कवर करनी है, उसमें भी चीज़ें समझानी होती है। तो वही चीज़ें मैं आपको यहाँ से बताते जाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको कवर करना है। ठीक है, आगे आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक इतने से इकोनॉमिक नहीं आएगा, इकोनॉमिक आपके पास बहुत जरा डेटा होता है इकोनॉमिक का। ठीक है, और सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाना कितना, 100 क्वेश्चन में नहीं पूछा जाना है कि इकोनॉमिक का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुश्किल से 15 से 18 क्वेश्चन इकोनॉमिक करेगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ ये। ठीक है, तो मिनिमम तो हो सकता है 10 से 12 के बीच, मैक्सिमम पूछेगा 15 से 18। तो 15 से 18 में क्या क्या चीज़ें कवर करना है आपको पता है ना, कि जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया। ठीक है, ये पूरी एक साल की जो मैगजीन है PT 365 हो गई, राइट, और यहाँ पर PIB हो गई, योजना का कुछ डेटा उठाएगा, डाउन टू अर्थ कुछ डेटा उठाएगा, मतलब इतने से उठा के 18 क्वेश्चन बनाएगा। बहुत डेटा हमारे पास, बहुत चीज़ें हैं, इस वजह से लिमिटेड चीज़ें यहाँ से कवर करनी है आपको। आगे आते हैं, आगे यहाँ पर है फ्रंट रनिंग, ये आपसे नहीं पूछेगा, इसको आगे हटाते हैं। गिफ्ट सिटी ये क्या है, IFSC गिफ्ट सिटी, यहाँ पर मैंने MCQs बनाए हुए हैं, MCQs भी कर सकते हो उसमें। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें देखते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा भुगतान और प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत यहाँ पर अधिकृत भुगतान प्रणाली होगी। ठीक है, जिसका उद्देश्य होगा कि IFSC बैंकिंग यूनिट्स जो होती हैं उसके बीच विदेशी मुद्रा लेन देन को पारंपरिक कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग के रूट के बजाय स्थानीय रूप से निपटने के लिए सक्षम बनाना। ठीक है, ये प्रणाली प्रारंभ में अमेरिकी डॉलर में किए गए लेन देन का निपटान करेगी, और ये समय के साथ साथ इसमें अन्य विदेशी मुद्राओं को भी शामिल किया जा सकेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और इसका जो उद्देश्य है, ये दोनों पॉइंट, 3 पॉइंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हो, FCSS। ठीक है, FCSS जो है ये क्या होता है, ये होता है विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इसका संचालक इसे CCIL IFSC जो होता है ये लिमिटेड संचालित करेगा। ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। ये वैसे पूछेगा नहीं, हटा देते हैं इसको। 3 पॉइंट आपको यहाँ से करने हैं। आगे आते हैं गिफ्ट सिटी के बारे में, और गिफ्ट सिटी IFSC गांधीनगर गुजरात के बारे में देखते हैं इसके बारे में। गिफ्ट सिटी गुजरात भारत का पहला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होगा। IFSC एक विशेष क्षेत्राधिकार होता है जो यहाँ पर गैर निवासियों और निवासियों जो संस्थाएं होते हैं उनकी विदेशी जो मुद्रा है उसके तटवर्ती और अपतटीय वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं इसमें। अगला है, इसे 2015 में एक विशेष आर्थिक जोन सेज के रूप में स्थापित किया गया था, और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत इसे नॉन रेजिडेंट जोन के रूप में भी नामित किया गया है। ये बात याद रखना है, 2 बातें यहाँ से करनी है, और एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, IFSCA को IFSC अधिनियम 2019 के तहत 2020 में स्थापित किया गया था। ये बात याद रखना है। ठीक है, वर्तमान स्थिति में गिफ्ट IFSC को वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में 46वां स्थान मिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट ये हुआ, 2 और आपका 3 पॉइंट, बस 3-4 पॉइंट आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, 4 पॉइंट हो, ऊपर 2-3 पॉइंट करने थे, आपका यहाँ से टॉपिक खत्म। आगे आते हैं, देखो ज़्यादा बड़े पे नहीं लिखना है, छोटा छोटा करके शॉर्ट फॉर्म में अपना समझ के बनाना है नोट्स। ठीक है, बॉन्ड यील्ड क्या होते हैं, बॉन्ड यील्ड है इसमें बाजार की इस जो अस्थिरता होती है, ये ब्याज दरें, मूल्य और प्रतिफल इसमें होता है। ठीक है, बॉन्ड से संबंधित शब्दावली कुछ यहाँ पर दे रखी, जैसे कि ट्रांजिशन बॉन्ड क्या होता है, ये ग्रीन
डेट सिक्योरिटी जो होती है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के विनियमन के अनुसार उपश्रेणियों में एक मानी जाती है। ठीक है। ग्रीन डेप्ट सिक्योरिटी वह ऋण प्रतिभूति है जिसमें जुटाई गई यहाँ पर राशि का उपयोग स्वच्छ परिवहन, सतत अपशिष्ट प्रबंधन जैसी योजनाओं को या परियोजनाओं को संपत्ति के लिए किया जाना। उद्देश्य क्या होगा इसका? स्टील सीमेंट जैसे जो क्षेत्र है इसको धीरे धीरे कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए पूंजी जुटाने में मदद करेगा और ग्रीन वॉशिंग को कम करेगा, जैसे पारदर्शिता, खुलासे और तीसरे पक्ष में सत्यापन के माध्यम से लागू किया जाता है। तो यहाँ से पूछेगा कैसे क्वेश्चन आपसे, ट्रांजिशन बॉन्ड के बारे में विचार करना है। पहली बात, ये ग्रीन डेट सिक्योरिटी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के विनियम के अनुसार किस श्रेणी में एक माना जाएगा। ठीक है, पहली बात से हो जाएगी। सेकेंड बात बोलेगा, ग्रीन डेट सिक्योरिटी ये वह ऋण प्रतिभूति है जिसमें जुटाई गई राशि का उपयोग ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए यहाँ पर किया जाएगा, जबकि गलत है क्योंकि यहाँ पर स्वच्छ परिवहन, सतत अपशिष्ट उसको लेके किया जाएगा, है ना, याद रखना है, पॉइंट घुमा देगा जो। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर स्टील सीमेंट जैसे जो क्षेत्र है इसको धीरे धीरे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पूंजी जुटाने में मदद करेगा। ये बात सही है, तो ऐसे करके स्टेटमेंट आपसे पूछेगा। ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं अतिरिक्त टीयर 1 बॉन्ड, ये आपसे नहीं पूछेगा, इसको हटाते हैं टॉपिक। आगे आते हैं, देखो इकोनॉमिक में हम लोग सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास कंटेंट बहुत सारा है। कंटेंट का कहने का मतलब मैंने आपको बताया क्या क्या है, पढ़ना है इकोनॉमिक में चीज़ें, उसको लेकर के हम लोग बहुत सारे पॉइंट उठाएंगे। इस वजह से हम लोग यहाँ से लिमिटेड चीज़ें उठाएंगे जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ, और कुछ चीज़ें नहीं उठाएंगे। देखो भी मैं क्या करूँ, जो पीआईबी है ना, पीआईबी का मैं क्या करूँगा, जैसे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब देखो जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई तक ये हुई। अगस्त सितंबर की मैंने मैगजीन में करा रखी है, अक्टूबर नवंबर की मैगजीन में करा रखी है, तो वो चीज़ वहाँ से करोगे। बाकी 4 महीने की जो रहेगी पीआईबी का, वो मैं क्वेश्चन को लेके आऊँगा, पूरे क्वेश्चन के साथ यहाँ पर मैं कराऊंगा पीआईबी के। ठीक है, वो भी आपका पीआईबी यहाँ से नहीं छूटेगा, और डाउन टू अर्थ मैगजीन जितना भी यहाँ पर रहेगा वो सब मैं पेपर के माध्यम से कवर कराऊंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से, तो वहाँ से चीज़ें वो सब कवर हो जाएंगी। और जो बजट आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा, प्लस क्वेश्चन भी कराऊंगा उसके। ठीक है, आते हैं, और बजट से पहले हम लोग ये सब चीज़ें देख लेते हैं क्योंकि 1 फरवरी को बजट आने वाला है ना। और देखो आपको क्या करना है, 1 फरवरी को बजट आएगा, उसी दिन आपको बजट जो चीज़ें बहुत सारा चैनल पे क्या डाल देते हैं, सब चीज़ें मिल जाती है, लेकिन उसी दिन आपको नहीं पढ़ना है, उससे थोड़ा हट जाना है। कम से कम 4 से 5-6 दिन बाद आपको वो चीज़ हम समझाएंगे क्या क्या एक यहाँ से पॉइंट पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, एकदम से नहीं आया बजट तो आप जाके एकदम से गिर गया बजट में, हाँ क्या क्या चीज़ें क्या क्या पूछेगा, क्या गलत नहीं, पीछे की चीज़ें सब आप भूल जाओगे। उसको चलने दो, चलता रहेगा। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कम से कम 10 तारीख को डिस्कस करेंगे उससे, या 8-9 तारीख को डिस्कस करेंगे, है ना, ऐसे करके करेंगे। तो हम लोग सीरियल से, सिस्टम से चलते जाएंगे, है ना, ऐसे करना है। आगे आते हैं फिलहाल टॉपिक में, डिजिटल भुगतान विनियामक बोर्ड है, इसके बारे में। भुगतान विनियामक बोर्ड जो है इसकी संरचना और गठन होती है। ये भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 3 के अनुसार बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होते कौन से? पदेन अध्यक्ष के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, पदेन सदस्य के रूप में आरबीआई के उप गवर्नर, ठीक है, और आरबीआई के एक अधिकारी जिसे यहाँ पर रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा, और केंद्र सरकार द्वारा नामित 3 व्यक्ति जो भुगतान प्रणाली, आईटी, साइबर जो सुरक्षा है उसको लेकर के कानून विशेषज्ञता रखते हो। कार्यकाल 4 वर्ष, दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, 6 सप्ताह के नोटिस पर त्यागपत्र भी दे सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो भुगतान नियामक बोर्ड है इसको लेकर के, ठीक है। सदस्य के रूप में नामित होने के लिए निम्नलिखित पात्र नहीं होंगे, ये भी बात इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब देखो जितने पॉइंट हैं की पॉइंट करके आप छोटे से लिख लोगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन घुमाएगा। अगर ऊपर से टॉपिक पूछेगा तो क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट इसके रख देगा, इधर से आप घूम जाओगे, है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कवर करते चलो। बाकी और चीज़ें अभी बजट में सब चीज़ें पूछी जाएंगी तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी कि यहाँ पर मैंने सब चीज़ें पढ़ रखी है ना। तो ये सब पूरे पॉइंट आपको नोट करने हैं, माइंड में भी और कॉपी में भी, अपनी कॉपी बना रहे उसमें भी, राइट। आगे और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। एक बात और है कि जो बैठक होती है वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक अनिवार्य होती है। बैठक के लिए अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उप गवर्नर, एक नामित सदस्य, 3 सदस्य यहाँ पर कोरम अनिवार्य होता है। ये बैठक में याद कर लेना है, ठीक है। बस आगे आते हैं, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। ये क्या, इसका उद्देश्य क्या होता है ना। इसके यहाँ पर केंद्रीय प्राधिकरण है और उपभोक्ता संरक्षण है। तो इसका उद्देश्य होता है ये भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित करने और पर्यवेक्षण का काम करेगा। साथ में दायरे और मैनुअल क्लियरिंग को लेकर के आरटीजीएस और नेफ्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण तब भी प्रणालियाँ शामिल की जाएंगी इसमें, ठीक है। ये बात, इसका जो भुगतान और निपटान प्रणाली इसमें इसका जो उद्देश्य होगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है इसकी अपेक्षा। इसको छोड़ दो, उद्देश्य आपको सिर्फ यहाँ से पढ़ना है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम का उद्देश्य क्या है ये, ठीक है। आगे आओ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये क्या है? यूपीआई क्या होता है?
यूपीआई देखो है इसमें, यहाँ पर देखते हैं इसमें यूपीआई के बारे में। यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यूपीआई 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ये एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। ये कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल से एप्लीकेशन में जोड़ता है और इसमें कई बैंकिंग सुविधाएं सहित यहाँ पर सुगम फंड ट्रांसफर, मर्चेंट पेमेंट आदि यहाँ पर शामिल होते हैं। ये तत्काल भुगतान सेवा और संरचना पर आधारित होता है। इसकी कुछ विशिष्टताएं होती हैं, विशिष्टताएं जैसे कि मोबाइल डिवाइस के माध्यम से तत्काल धन अंतरण की सुविधा, ठीक है, 24/7 या 365 डेज में उपलब्ध रहेगा। ऐसा बोल देगा कि यहाँ पर ये 365 दिन में 2 दिन ऐसे क्लोज रहेगा, जैसे कि आपको बोलेगा जो फेस्टिवल है, जैसे कि आपका गांधी जयंती है ना, या बोल देगा कि जो रिपब्लिक डे है उसको लेकर के। तो ये चीज़ याद रखना, कभी यहाँ पर बंद नहीं होता है, 24/7 365, राइट। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की स्थापना संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत की गई थी। इंपॉर्टेंट है। सिंगल क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन 2FA की सुविधा भी प्रदान की गई है, ठीक है। हाल ही में एनपीसीआई ने प्रति यूपीआई लेनदेन की सीमा में बढ़ाकर 5 लाख रुपए तथा 24 घंटे की संचयी सीमा 10 लाख रुपए कर दी है। आगे यहाँ पर निम्नलिखित में से यूपीआई आधारित अंतर्राष्ट्रीय मर्चेंट अधिकार जो है भुगतान स्वीकार करते हैं कौन कौन। यहाँ पर भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के बारे में, एनपीसीआई एक यहाँ पर नॉन प्रॉफिट कंपनी है। ये आरबीआई और भारतीय बैंक संघ आईबीए द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक पहल होगी। ये भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों की देखरेख के लिए एक जिम्मेदार संस्था है, ठीक है। एनपीसीआई द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहल जो रुपए भुगतान प्रणाली है, इसमें नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो भारत में एटीएम को जोड़ता है, यूपीआई आदि। आगे पॉइंट है, यू फास्टैग के माध्यम से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह एनईटीसी, आईएमपीएस, एनएसीएच आधार पर पेमेंट ब्रिज सिस्टम जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। तो यहाँ से यूपीआई के बारे में कुछ जो मैंने बातें बताई उतनी बातें आपको सिर्फ पढ़नी है, एक्स्ट्रा कुछ यहाँ से नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे आते हैं अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी पुराना है और न्यूज़ में भी रहता है हमेशा, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2025 में अपनी स्थापना का 150वां साल मना रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसकी स्थापना 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में हुई थी। बीएसई एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। साथ ही बिक्री खरीद में लगने वाला समय मामले में ये दुनिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज भी मनाता है। वर्ष 2017 में बीएसई शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने वाला लिस्टेड भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था, ठीक है। और कार बीएसई इक्विटी, करेंसी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव्स और यहाँ पर म्यूचुअल फंड का कारोबार के लिए प्रभावी एवं पारदर्शी बाजार प्रदान करते हैं। विनिमय संस्था क्या होगी, इनकी विनिमय संस्था जो होती है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से भी होगी, ठीक है। आगे भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं जो क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसियां होती हैं कुछ है ना, तो उसको लेकर के यहाँ पर भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है, ये क्या है, जो की पॉइंट है सिर्फ वो पढ़ने हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दरअसल किसी देश या संप्रभु संस्था के ऋण और उस पर ब्याज चुकाने वाले जो दायित्व होते हैं उसको समय पर पूरा करने के आकलन के होता है संबंधित। इसमें संबंधित देश या देश की संस्था के ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों को महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है, प्रमुख एससीआर एजेंसियां S&P, फिच और मूडी होंगी। रेटिंग ग्रेड क्या होगा, इनका रेटिंग ग्रेड एससीआर में मोटे तौर पर देशों के इन्वेस्टमेंट ग्रेड या स्पेकुलेटिव ग्रेड रेट में दिया जाता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग और फिंच के लिए यहाँ पर BBB से AAA तक होती है, जबकि यहाँ पर मूडी के लिए यहाँ पर BAAA से 3 से AAA तक होती है। महत्व क्या होता है, उच्च रेटिंग वैश्विक पूंजी बाजारों के लिए उधार लेने में मदद मिलती है और उच्च रेटिंग विदेशी निवेश को आकर्षित करने और कर्ज लेने में लागत कम होती है। ये पॉइंट महत्व इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये और एक यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट था, और इसमें कौन कौन सी प्रमुख जिसकी एजेंसियाँ होती हैं ये, राइट। और एक ये तो याद रखना है आपको, स्टेटमेंट अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो एक स्टेटमेंट जरूर देगा कि इसकी प्रमुख एजेंसियों में से मूडी और फिच शामिल है। इसकी 2 प्रमुख एजेंसियों में से मूडी और फिच शामिल है, जबकि 3 है यहाँ पर, ठीक है, S&P, फिच और मूडी, तो याद रखना है। आगे टॉपिक यहाँ से चौथा आते हैं, तीसरा टॉपिक खत्म हो गया, चौथा टॉपिक देखते हैं। बाह्य क्षेत्रक एक्सटर्नल सेक्टर FDI बनाम FPI भारतीय बाजारों पर प्रभाव और FDI विस FPI। देखो FDI और FPI यहाँ पर स्टैटिक पॉइंट सब इनको दे रखे हैं, समझा रखे हैं क्या यहाँ पर प्राथमिक बाजार होता है, क्या दीर्घकालिक प्रतिबद्धता होती है। FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में बता रखा है,
एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बारे में बता रखा है, द्वितीयक बाजार के बारे में बता रखा है ना। तो ये सब पॉइंट आपको क्रिएट देखना है, पढ़ना है, सब चीज़ है ना। पढ़ के अगर आपको चीज़ें नहीं आती हैं, सिर्फ स्टैटिक है पूरा, तो आप इनके नोट बना सकते हो। अगर आती हैं तो कोई आपको नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है। करंट नहीं है, ये सब स्टैटिक के पॉइंट दिए यहाँ पर। आगे आते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जून 2025 में जारी आरबीआई बुलेटिन के अनुसार सकल एफडीआई प्रवाह में वृद्धि के बावजूद वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 96% की गिरावट दर्ज की गई है। साथ में देखते हैं इसमें शासन और विनियमन में फेमा अधिनियम 1999, समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति 2020 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन गैर ऋण साधन नियम 2019 और सकल निवल एफडीआई। देखो सकल एफडीआई क्या होता है और निवल एफडीआई क्या होता है। सकल एफडीआई होता है कि ये भारत की उत्पादक और परिसंपत्ति में विदेशी इकाइयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए गए कुल निवेश होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा निवल एफडीआई में क्या होता है, ये भारत में प्रत्यक्ष रूप से निवेश और यहाँ पर भारत से बाहर जाने वाले निवेश का अंतर होता है, जिसमें से विदेशी कंपनियों द्वारा प्रत्यावर्तन प्लस भारतीय कंपनियों का बाय एफडीआई, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये एक पॉइंट याद रखना था इसका पहला वाला। ये फिलहाल तीनों पॉइंट आपको यहाँ से पढ़ने हैं। आगे देखते हैं भारत में एफडीआई का तरीका क्या होता है। ये थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ से इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। स्वचालित मार्ग भारत से 100% एफडीआई की अनुमति वाले क्षेत्र में कृषि और पशुपालन होते हैं। कोयला और लिग्नाइट तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण, हवाई अड्डे, ग्रीनफील्ड मौजूदा जो होते हैं, और यहाँ पर औद्योगिक पार्क, दूरसंचार सेवाएं, ट्रेडिंग, व्यापारी सब यहाँ पर क्या होते हैं, स्वचालित मार्ग से एफडीआई 100% की अनुमति वाले क्षेत्र होंगे ये, ठीक है। इनमें से बोलेगा कि कौन स्वचालित मार्ग से 100% अनुमति वाले क्षेत्र के रूप में शामिल नहीं किए गए, तो ये सब याद रखना है बातें, ठीक है। वर्तमान में भारत लगभग 90% एफडीआई स्वचालित मार्ग के अंतर्गत आता है। आगे आते हैं सरकारी अनुमोदन मार्ग, ये तो नहीं पूछेगा, हटाते हैं इसको। भारत में एफडीआई के लिए नहीं पढ़ना है ऊपर वाला। भारत में एफडीआई के लिए निषिद्ध क्षेत्र लॉटरी व्यवसाय, ऑनलाइन लॉटरी, गैम्बलिंग और बैटिंग जैसे कैसिनो, चिट फंड, निधि कंपनियां और वे क्षेत्र के लेकर के खुली होना, और परमाणु ऊर्जा, रेलवे प्रचलन। आगे देखते हैं, और ये भी आपको नहीं पढ़ना है, हटाना है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह से संबंधित कुछ मुद्दे आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है। देखते हैं यहां से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के बारे में क्या है। ये किसी भारतीय कंपनी की कुल पेड अप इक्विटी पूंजी का अधिकतम 10% हिस्सा रख सकते हैं। पेड अप इक्विटी पूंजी से आशय शेयरों की जो बिक्री है उससे बदले में कंपनी और शेयरधारकों से प्राप्त होने वाली राशि से होता है, ठीक है। हिस्सेदारी क्या होती है, हिस्सेदारी 10% सीमा से अधिक होने पर एफपीआई को निम्नलिखित में से एक विकल्प अपनाना होता है, ठीक है। अतिरिक्त शेयर में विनिवेश, ये स्वयं को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में पुनर्वर्गीकृत करते हैं। एफपीआई से एफडीआई पुनर्वर्गीकरण पर आरबीआई और सेबी द्वारा जारी फ्रेमवर्क 2024 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे, जैसे कि उन क्षेत्रों का पुनर्वर्गीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनमें एफडीआई प्रतिबंध है, जैसे कि चिट फंड और गैम्बलिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और विशेष रूप से भारत में स्थलीय सीमा को साझा करने वाले देश में होने वाले जो एफपीआई है वो संबंधित निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन के अनिवार्य होगा। ऐसे निवेश के लिए भारतीय कंपनी में निवेश होना होता है और उनकी सहमति भी आवश्यक होती है। तो आपको 2 पॉइंट यहाँ से जरूर पढ़ने और 1 पॉइंट ये ऊपर वाला पढ़ना है, ठीक है। आगे आते हैं टॉपिक 3.2 रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। देखते हैं इसके बारे में कहाँ से पढ़ना है आपको। ये तो नहीं पढ़ना है। नेस्ट्रो अकाउंट, हाँ ये देखो, एक लिखा है वस्ट्रो अकाउंट, एक लिखा है नेस्ट्रो अकाउंट। वस्ट्रो अकाउंट वह बैंक खाता होता है जिसे कोई घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक के लिए अपने घरेलू बैंक की स्थानीय मुद्रा बनाए रखता है। उदाहरण के लिए एक अमेरिकी बैंक भारत में भारतीय स्टेट बैंक में रुपए में लेन देन हेतु खाता रखता है, तो एसबीआई का वस्ट्रो अकाउंट होता है। ये कैसे काम करेगा, यादकों के लिए जब कोई यादक किसी विदेशी व्यापार रुपये में भुगतान करता है तो राशि वस्ट्रो अकाउंट में जमा हो जाती है, ठीक है। निर्यातकों के लिए जब कोई यहाँ पर निर्यातक होता है, भारतीय निर्यातक भुगतान प्राप्त करता है तो यहाँ पर एस्ट्रो खाते में यहाँ पर जमा हो जाएगी, है ना। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। वस्ट्रो कैसे काम करता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा वस्ट्रो अकाउंट जो होता है कैसे काम करता है, आपको ये पॉइंट यहाँ पर दीजिएगा जो मैंने बताया, है ना। नेस्ट्रो अकाउंट देखते हैं। नेस्ट्रो खाता ये क्या है, ये किसी घरेलू बैंक के उस खाते को कहा जाता है जो किसी विदेशी बैंक में उसी देश की मुद्रा से होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी भारतीय बैंक एसबीआई किसी अमेरिकी बैंक में, सिटी बैंक में जैसे अमेरिकी डॉलर में रखता है तो
वह एसबीआई का नोस्ट्रो खाता होगा। नोस्ट्रो खाते विदेशी मुद्राओं जैसे कि अमेरिकी डॉलर में विनिमय व्यापार की प्रक्रिया को सरल बनाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, नोट कर लेना पॉइंट इनके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या होती है? देखो, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वास्तव में अमेरिकी डॉलर या यूरो की जैसी मुद्रा होती है, जिसका उपयोग देशों के बीच मुद्रा जारी करने वाले देशों में सीमाओं के बाहर लेन देन के लिए तय किया जाता है। जिस प्रकार घरेलू मुद्रा में 3 कार्य विनिमय का माध्यम, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू ये होते हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में भी इन 3 कार्यों को पूरा करती है। तो याद रखना है। मुद्रा की परिवर्तनीयता क्या होती है? देखते हैं इसको। इसका अर्थ होता है कि किसी देश की मुद्रा को बाजार शक्तियों का द्वारा निर्धारण, विनिमय दर और विदेशी मुद्रा में स्वतंत्र रूप से बदला जाना। इसके 2 घटक होते हैं, एक चालू खाता परिवर्तनीयता और दूसरा पूंजी खाता परिवर्तनीयता। चालू खाता में क्या होता है? चालू खाता परिवर्तनीयता जो होता है, इसमें यहाँ पर बिना किसी प्रतिबंध के भुगतान के लिए रुपए को अन्य मुद्राओं के साथ बदलने की स्वतंत्रता होती है। भारत में यह पूर्णतः परिवर्तनीय है। सही बात है, ठीक है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता जो होती है, ये बिना किसी बाधा के निवेश से संबंधित लेन देन करने की स्वतंत्रता। भारत में यह आंशिक रूप से परिवर्तनीय होती है। आंशिक रूप से परिवर्तनीय कौन सी है और पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कौन सी होती है? आपको दोनों में डाउट नहीं रखना है, ठीक है। जो पूंजी खाता वाली होती है ये क्या होती है? आंशिक रूप से परिवर्तनीय होती है। और जो चालू खाता वाली होती है ये क्या होती है? भारत में पूरी तरह से पूर्णतः परिवर्तनीय है। दोनों बातें याद रखना है। आगे यहाँ पर देखते हैं रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए उठाए गए कुछ कदम हैं, जैसे कि आरबीआई की रणनीतिक कार्य योजना, ठीक है। इसमें विदेशों में रुपए खाता खोलने के लिए वह रुपए ऋण में लेने की अनुमति होती है, ठीक है। स्पेक्टर क्या होता है की परियोजना? ये एक यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो बाहर वाणिज्यिक उधारी और व्यापारिक ऋणों की रिपोर्टिंग और मंजूरी के लिए बनाया जाता है, और ताकि यहाँ पर बाहर जो उधारी ऋण है ये व्यापारिक ऋण की प्रक्रियाओं को सरल और सुविधाजनक बनाया जा सके। स्पेक्टर परियोजना याद रखना है। आगे भारतीय भुगतान और संरचना। भारत ने भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर जैसे यहाँ पर देशों में भुगतान प्रणाली के साथ यूपीआई को एकीकृत किया है। साथ ही उसके अन्य देशों में यूपीआई लेनदेन का विस्तार किया जा रहा है। एशियाई क्लियरिंग यूनियन ये क्या है? ये आरबीआई ने एसीओ में रुपए के लेनदेन निपटान मुद्रा बनाने का प्रस्ताव भी रखा हुआ है। आरबीआई ने सीमा विनियम 1999 को उदार बनाया और सीमा पार लेनदेन को लेकर के रुपए के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियम उदार बनवाया है। ये आपसे कुछ नहीं पूछेगा, हटाते हैं। ये सिर्फ आपको पहला पॉइंट इसका याद रखना था, ठीक है। आगे आते हैं। रियल क्या है? RRR, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। परिभाषा देखो, रियल एक यहाँ पर देश की मुद्रा के मूल्य को उसकी प्रमुख व्यापारिक जो साझेदार होते हैं उसकी मुद्राओं के बास्केट के सापेक्ष रूप में मापता है और फिर इसे सापेक्ष मुद्रास्फीति के अनुपात में समायोजित करता है। इसे नाममात्र प्रभावी विनिमय दर नीर के सापेक्ष उपभोक्ताओं की कीमत के साथ समायोजित करके प्राप्त करते हैं। रीर इक्वल होता है नीर इंटू घरेलू मूल्य सूचकांक अपॉन विदेशी सूचकांक, ठीक है। ये फॉर्मूला पूरा याद रखना है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव, अगर यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया तो मैक्सिमम लोग गलत करेंगे इस पे, है ना। तो इस पर थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके लिखना है, आप लिखोगे पॉइंट तो, है ना। ये व्यापारिक प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव, उच्च ऋण होने पर निर्यात महंगा हो जाता है और आयात सस्ता हो जाता है, जिससे यहाँ पर किसी देश में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा घटती है। जब ऋण यह दर्शाता है कि मुद्रा मूल्य जो अंडर वैल्यू है, जिसमें यहाँ पर संभावित रूप से निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। आपको क्या पढ़ना है? 1, 2, 3, 4 चारों पॉइंट आपको यहाँ से कवर करने बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे आते हैं विप्रेषण कर, ये क्या है? देखो, विप्रेषण पर यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी इसकी? किसी अन्य देश में कार्यरत व्यक्ति द्वारा अपने गृह देश में धन अंतरण को विप्रेषण कहा जाता है, ठीक है। विप्रेषण अंतर्वाह क्या होता है? इसमें 2023-24 से बढ़कर ये कितना हो गया? 118.7 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2011 की तुलना में दोगुना बढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे भारत के लिए 5 शीर्ष स्रोत देश यहाँ पर 2023-24 में। अमेरिका 27%, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, फिर आपका सऊदी अरब, सिंगापुर होगा। भारत के शीर्ष यहाँ पर 3 प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु होंगे, है ना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा विप्रेषण के बारे में, विप्रेषण अंतरण उत्पाद शुल्क के बारे में विचार करना है, ठीक है। और यहाँ पर विप्रेषण जो है उत्पाद शुल्क नामक एक नया प्रस्तावित प्रावधान होगा, ये 1 जनवरी से लागू होगा, याद रखना है। तो इसके बारे में पूछेगा, बताना है आपको कि विप्रेषण के अंतरण के बारे में। ये पहली बात बोलेगा, ये जो विप्रेषण अंतर्वाह है ये 2023-24 से बढ़कर $150
150 अमेरिकी अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है ना, जो 2011 की तुलना में दुगुना देखा गया है। दुगुना तो सही बोलेगा, लेकिन यहाँ पे ये डेटा आपको ज़रा दे रहा है, 150 दे रहा है ना, लेकिन हमने 150 बताया, लेकिन यहाँ पर डेटा सही दे रहा है, क्वेश्चन घुमा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है आपको याद रखना है, 118 यहाँ पर सही पॉइंट है ये, ठीक है। भारत के लिए बाकी मैंने आपको बताया पॉइंट। 2024 में विप्रेषण प्राप्त करने वाले देशों में भारत शीर्ष पर है और ये दूसरे स्थान पर मैक्सिको 68 अरब डॉलर के साथ काफ़ी आगे है, राइट। आगे आते हैं, भारत के लिए विप्रेषण का महत्व क्या होगा। इसमें यहाँ पर महत्व है, देखो यहाँ पर देखते हैं, आर्थिक योगदान में 2024-25 में भारत 1 ट्रिलियन जो डॉलर है सकल चालू खाता आवक के जो विक्षेपण का हिस्सा होगा, ठीक है, विप्रेषण का हिस्सा होगा, जो 10% से अधिक है। व्यापार घाटे को कम करने में सहायक होगा और वित्त पोषण को स्थिर स्रोत होगा। ये इसके कुछ महत्व हैं, ठीक है। मैथ में आपसे ये नहीं पूछेगा, वैसे मैथ हटाते हैं इसको। सामाजिक सुर्खियाँ, जिसमें से आपका ये देखते हैं ये पॉइंट, उदारीकृत जो विप्रेषण है योजना LRS के बारे में। ये योजना 2004 में शुरू की गई थी, इसका यहाँ पर 20 साल पूरा हो चुका है पिछले साल। उद्देश्य क्या है इसका, पिछले साल क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन शायद इस साल क्वेश्चन पूछ ले क्योंकि न्यूज़ में भी इस साल है, याद रखना है। उद्देश्य इसका क्या है, इसका उद्देश्य भारत में विप्रेषण की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित बनाना। और लाभ क्या होगा, सभी निवासी व्यक्तियों को जिनमें नाबालिग भी शामिल हो सकते हैं, इनको किसी भी अनुमेय चालू या पूंजी खातों के लेन देन को लेकर दोनों में संयोजन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष $2,50,000 तक की राशि स्वतंत्र रूप से भेजने की अनुमति होगी। इसके तहत विप्रेषण बारंबारता पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ये योजना कॉर्पोरेट्स, साझेदारी फर्म, हिंदू विभाजित परिवार, ट्रस्ट आदि के लिए उपलब्ध नहीं होगा। ये बात याद रखनी है, इसके सभी पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। आगे आते हैं मुक्त व्यापार समझौता, जिसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता देखते हैं। इसमें हमको कहाँ से पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट होगा पेपर के लिए। देखो पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, भारत यूके FTA की मुख्य विशेषता क्या है। इसमें यहाँ पर शून्य शुल्क बाजार मुक्त जो है, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर यूके के बाजार से कोई शुल्क ड्यूटी नहीं लगेगा, और जो व्यापार मूल्य के लगभग 100% को कवर करता है। दूसरी ओर भारत में बेचे जाने वाले 90% ब्रिटिश उत्पाद पर शुल्क में कटौती करेगा ये, ठीक है। दो बातें इंपॉर्टेंट है। भारतीय पेशेवर के लिए आगमन को सुगम बनाना होगा, ठीक है। यूके की कंपनी को खरीद को लेकर जो प्रक्रिया उसमें भाग लेने की अनुमति होगी, ठीक है। और बस इतना पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो मैंने बताया आपको पॉइंट, ये 1, 2 और जो इसकी हेडिंग है ये दोनों आपको पढ़ने हैं, और कुछ इसके अलावा नहीं पढ़ना है आपको। बाकी एक बार पढ़ सकते हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो स्टैटिक पॉइंट है वो, ठीक है। करंट में यहाँ से इसके ऊपर नहीं पूछेगा। इसमें आगे आते हैं मुक्त व्यापार समझौता FTA के बारे में। यहाँ पर देखो FTA के बारे में मैंने बताया था क्या होता है, तो इसमें देखते हैं यहाँ से, वही पूरा हो जाएगा आपका। FTA एक ऐसे समझौते होते हैं जो 2 या 2 से अधिक जो देश होते हैं उसमें व्यापारिक समूहों के बीच किए जाते हैं। इनमें यह तय किया जाता है कि वे आपसी व्यापार पर लगने वाले सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी और अन्य प्रशुल्क व्यापारियों पर बाधाओं को कम से कम या समाप्त करेंगे, ताकि बड़े पैमाने पर आसानी से व्यापार किया जा सके। ये समझौता वस्तुओं जैसे कृषि उद्योग से जुड़े जो उत्पाद हैं, सेवाएं, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब यहाँ पर इसमें आसान बनाएंगे इसको। और इसके अलावा बौद्धिक संपदा जो है IPR, उसको भी यहाँ पर सुगम और शामिल करेंगे। ये बातें आपको याद रखनी दोनों। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम क्या है, ये अन्य व्यापार समझौते पूर्व वित्त योजना होती है, और अर्ली हार्वेस्ट स्कीम वस्तुतः व्यापार करने वाले 2 भागीदार देशों के मध्य FTA पूर्व किए जाने वाला एक अनुबंध होता है, ठीक है। आगे आते हैं, देखो यहाँ पर बोल रखा है व्यापार समझौतों पर इसका पदानुक्रम क्या होता है ना। पद का जो अनुक्रम होता है क्या क्या होता है, पहले प्राथमिकता व्यापार समझौता होता है, ठीक है। उसके बाद मुक्त व्यापार समझौता, फिर आपका व्यापक आर्थिक समझौता, सीमा शुल्क संघ, साझा बाजार और आर्थिक संघ। तो इनके बाद एक बार फ्लो चार्ट करके आप इनको रीड कर सकते हो क्या है। क्वेश्चन घुमा सकता है, अगर पूछना हो UPSC को तो यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट है ना। UPSC यही चाहता है कि वो टॉपिक कब न्यूज़ में है और कब मैं टॉपिक जाकर डीप में घुस के पूछूँ। जैसे यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आया, इसको लेकर के यहाँ पर UPSC डीप में जाएगा कि और कहाँ से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो यहाँ से ये चीज़ है जो अच्छा है, पढ़ सकते हो इसको भी, ठीक है, बना सकते हो पॉइंट। अच्छा समझाया यहाँ पे ये। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA, क्या देखते हैं इसको EFTA को। EFTA जो है इसके सदस्य देश, इसमें आइसलैंड, लिंकेटेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है। उपयुक्त देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। उसके बाद नॉर्वे का स्थान आता है। यह भारत द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा पहला मुक्त व्यापार समझौता होगा जिसमें विशेष रूप से निवेश और रोजगार सृजन की जुड़ी प्रतिबद्धताएं शामिल होगी। टेपा के तहत अगले 15 वर्षों में
भारत $100 बिलियन के निवेश को लेकर के 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार अवसर सुनिश्चित करने को लेकर सृजित करेगा। टेपा के प्रमुख बिंदु पर एक नज़र देखते हैं। टेपा क्या है? बाजार तक पहुंच वस्तु जो होती है उसके एकटा को अपने व्यापार बाजार में बाधा रही जो प्रवेश होता है उसको प्रदान करेगा। इसमें भारत की 100% और गैर कृषि उत्पादों को लेकर बाजार खोलना शामिल होगा। सेवाएं और मोबिलिटी क्या होंगी इसमें? ये समझौता शिक्षा, IT और व्यावसायिक क्षेत्रों को लेकर निर्यात को प्रोत्साहन करेगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं टेपा के। और एक ऊपर वाला भी ये दे रखा है जो, ठीक है, तो ये दोनों बातें याद करनी है आपकी। ठीक है, आगे देखते हैं। टेपा का फुल फॉर्म देखो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये आगे टॉपिक है निर्यात संवर्धन जो मिशन है, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो निर्यात संवर्धन जो मिशन है इसमें यहाँ पर इसका विजन क्या होगा? इसका विजन है कि निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक लचीला और डिजिटल रूप से संचालित ढांचा प्रदान करना। कुल वित्तीय परिव्यय 25,060 करोड़ रुपए होना। समय सीमा इसकी ये दे रखी है, लक्षित क्षेत्र की ये दे रखे हैं। ठीक है, 4 बातें आपको यहाँ से पढ़नी है और यहाँ से ये सब नहीं देखना है। हाँ, एक बात और कि जो इन्फोग्राफिक है ये आपको नहीं छोड़ना है, बनाना नहीं इन्फोग्राफिक को, आपको जो फिगर करके बनाने लोगे 1 घंटे लगा दो इसमें नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है। निर्यात प्रोत्साहन जो मिशन है इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? एक तो उद्देश्य हो सकता है कि यहाँ पर MSME हेतु वही जो किफ़ायती व्यापार वित्त है इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना। ठीक है, और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि यहाँ पर विनिमय अनुपालन को लेकर प्रमाणीकरण सहायता के माध्यम से निर्यात और तैयारी क्षमता को सुदृढ़ करना और गैर पारंपरिक जिलों में विशिष्ट क्षेत्र में निर्यात की बढ़ावा देना। तो ये सब पॉइंट हैं जो निर्यात जो प्रोत्साहन मिशन है इसके उद्देश्य याद कर लेने हैं। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ, आगे देखो यहाँ पर जो ये दे रखा है भारत के निर्यात परिदृश्य। भारत के निर्यात से ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर भारत का निर्यात क्षेत्र वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद GDP का 21% योगदान देता है और भारत में कुल निर्यात में 45% का योगदान शामिल है। वैश्विक वस्तु एवं सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2.5% है। राइट, आगे भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार 2024-25 में भारत का कुल निर्यात वस्तु एवं सेवाएं 824.9 अमेरिकी बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। वस्तु निर्यात बढ़कर 437.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। निर्यात सेवा में 2024-25 में ऐतिहासिक उच्च स्तर पर 387.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है। तो ये सब पॉइंट आप ज़्यादा पॉइंट तो नहीं याद रखने क्योंकि डेटा सब मिक्स हो जाएंगे। ये पहला पॉइंट ये वाला और एक ये इतने पॉइंट याद रखने हैं। तो इतना पढ़ लिया सभी पढ़ लोगे, है ना, लेकिन ये तो नहीं पूछेगा, तो ये बस 3 पॉइंट ऊपर याद रखने ये वाले। निर्यातकों के लिए यहाँ पर ऋण गारंटी योजना ये क्या है? इसका उद्देश्य क्या होगा? इसकी लाभार्थी क्या होगी और इसकी कार्यान्वयन एजेंसी क्या होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर एजेंसी यहाँ पर शामिल होती है तो। और निगरानी निकाय 1 2 3 4 4 पॉइंट आपको यहाँ से ये कवर करने हैं। ठीक है, आते हैं टॉपिक नंबर 5वें में। हम लोग टॉपिक दूसरे तो खत्म कर दिया था, तीसरा चौथा हो गया है। 5वें को भी थोड़ा टॉपिक कर लेते हैं, अगर करते हैं तो, और फिर 5वें छठे को बाद में मिक्स कर देंगे दूसरे में जो अगला पार्ट लाएंगे उसमें। यहाँ पर है समवर्ती और विकास। कोशिश करेंगे अगर पूरा होगा तो ठीक है, वरना ज़्यादा बड़ा इसको वीडियो को नहीं बनाएंगे क्योंकि एक वीडियो में आपको देखना भी रहता है, कुछ नोट पॉइंट भी करने होते हैं, तो काफ़ी लंबा नहीं करेंगे इसे। ठीक है, आते हैं। ये जो सब पूरा स्टैटिक पॉइंट दे रखा है, मांग अर्थशास्त्र को लेकर मांग आपूर्ति के ग्राफ दे रखे हैं, है ना। टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है 5.2 मुद्रास्फीति एवं मूल्य लोच। इसमें देखते हैं, इसमें भी सब फिगर दे रखा है। आगे आते हैं उत्पादक मूल्य सूचकांक। ये क्या है? उत्पादक मूल्य सूचकांक के बारे में, ये उन वस्तुओं और सेवाओं जो इनकी कीमतें होती हैं उनमें औसत बदलाव को मापता है जो घरेलू बाजार में बेची जाती हैं और निर्यात की जाती है और जिनकी कीमतें उत्पादकों को प्राप्त होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार में से आउटपुट PPI और इनपुट PPI। ठीक है, जो वस्तुएं सेवाएं उत्पादन के स्थल से बाहर निकलती हैं तो उनको आउटपुट PPI बोलेंगे, और जो वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया में प्रवेश करती हैं तो इनपुट बोलेंगे। राइट, WPI की जगह PPI को अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्योंकि यहाँ पर पहली बात, WPI में एक ही उत्पाद की दोहरी गणना की वजह से मल्टीपल गणना संबंधी पूर्वाग्रह मौजूद होता है। दूसरी बात, WPI में निर्वाह और निर्यात और आयात शामिल नहीं होता है, और यहाँ पर क्या शामिल होता है, इस वजह से इसकी आवश्यकता पड़ी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। WPI में सेवा क्षेत्रक में भारत की GDP का लगभग 55% भी शामिल नहीं किया जाता है, और यहाँ पर क्या इसमें शामिल किया था, इसलिए इसको अपना रहे हैं, है ना। तो क्यों अपना रहे हैं, ये अब तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये। भारत PPI की ओर क्यों बढ़ रहा है? भारत जो है सरकार
थोक मूल्य सूचकांक की जगह उत्पादक मूल्य सूचकांक अपनाने की दिशा में इसलिए बढ़ रही क्योंकि यहाँ पर वैश्विक मानक के अनुरूप होता है और इसमें स्पष्ट डेटा मिलते हैं और इसमें समय से पहले संकेत मिल जाते हैं, जैसे कि WPI CPI से पहले संकेत देना, और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इसमें काम करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर इसको इसकी ओर बढ़ रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। तुलनात्मक दे रखा है, इस पर तुलना करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, और यहाँ पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और यहाँ पर दे रखा है आगे उत्पादन मूल्य सूचकांक PPI WPI CPI। तो देखो यहाँ पर इसमें स्टैटिक पॉइंट है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता कि ये पॉइंट याद करो ये नहीं याद करो, क्वेश्चन कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए PPI क्या होता है, मैंने बताया आपको, CPI क्या है और WPI क्या है। तो इसके बारे में आप देख सकते हो, मापन बिंदु इनका क्या होगा, इनका अंतिम बिंदु क्या होता है, इनका फैक्ट्री गेट क्या होता है। तो इसको क्या करना है, आपका होमवर्क है ये, पहला होमवर्क इकोनॉमिक का ये मिला आपको। इसको क्या करना है, अपना बना के याद कर सकते हो, ये इसको की पॉइंट करके अपना जैसे भी समझ सकते हो तो इसको याद करना, क्योंकि हमेशा इंपॉर्टेंट है, हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है WPI CPI, लेकिन यहाँ पर इस बार PPI भी बढ़ गया है, तो इसको लेकर के भी आप पॉइंट करोगे। ठीक है, एक बार इसको पहले रीड करो, है ना, रीड करने के बाद इसे नोट्स बनाओगे तो आसानी से आपको चीज़ें समझ आएंगी कि मैं क्या लिख रहा हूँ। इसको 10 से 15 मिनट आपको पहले रीड करना है कि क्या बातें यहाँ पर कौन कौन सी दे रहा है, मन में अच्छे से करना है, नहीं कि अपने उठाया चालू कर दिया 5 मिनट में सब खत्म, नहीं। 10 से 15 मिनट आप चीज़ों को समझो, क्या क्या कौन सी चीज़ें कहाँ पर जा रही क्या है। आपको देखो शांत माइंड से पढ़ना है, एकदम जब पढ़ते हो तो माइंड एकदम क्लियर फ्रेश रखना है, जब चीज़ें समझते हो तो चीज़ें एक बार में आपको समझ आ जाएंगी, कैच हो जाएंगी वो, है ना। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट में इसका नोट्स बना लेना। आगे आते हैं, अगला है निर्धनता और असमानता। इसमें क्या है, बहुआयामी निर्धनता इसमें दे रखा है। इसमें देखो बहुआयामी निर्धनता, ये 109 देशों की 6.3 बिलियन आबादी में से 1.1 बिलियन 18.3 लोग चरम बहुआयामी गरीबी निर्धनता से जीवन यापन कर रहे हैं। निर्धनता और जो जलवायु जोखिम है, इसमें निर्धनता और जलवायु जोखिम आघात एक दोहरा बोझ उत्पन्न करता है। इससे निर्धनता लोगों की जलवायु खतरों के लिए प्रति अधिक सुभेद बनाती है, जिससे यहाँ पर ये खतरे बदले में निर्धनता को अधिक गहन चिरकालिक बनाते हैं। यह पूछेगा नहीं, ऐसे हटाओ इसको, सिर्फ ये पूछेगा बहुआयामी निर्धनता, ये पॉइंट आप यहाँ से याद कर सकते हो, पॉइंट लिख सकते हो अपना। भारत में निर्धनता, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में निर्धनता जो है 2005 से 6 में भारत की 55.1% जनसंख्या निर्धन थी। ये निर्धनता अनुपात 2019 से 21 में घटकर 16.4% रह गया। लगभग 41.4% लोग निर्धनता से बाहर निकलने में सफल हुए हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखना है। आगे यहाँ पर है वैश्विक एमपीआई की कारण प्रणाली। इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखो इसमें आपको ये पढ़ना है कि यहाँ से किसी व्यक्ति की वंचना स्कोर उसके द्वारा अनुभव की जाने वाली सभी भारांश युक्त वंचनाओं का कुल योग होता है। ठीक है, क्या वंचना संकेतन पूछेगा नहीं, हटाते हैं, ये पूरा हटा दो टॉपिक। यहाँ से एमपीआई मान, ये निर्धनता की व्यापकता, एच यहाँ पर बहुआयामी निर्धनता जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात होता है, और निर्धनता की सीमा तीव्रता ए या बहुआयामी निर्धनता लोगों का वंचित स्कोर, इसका गुणनफल होता है। तो सरल शब्द में बता सकते हो MPI इक्वल HA, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लो, क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर MPI जो है ये थोड़ा सा न्यूज़ में है, और यहाँ से ये सब डेटा नहीं पूछेगा जो है फालतू के, इंपॉर्टेंट डेटा पूछेगा जो आप भूलो, जो चीज़ भूल सकते हो, है ना। रटने वाले बहुत लोग बैठे हैं, तो इसको रट नहीं सकते, इसको समझ के करना है। तो समझ के करोगे तो MPI की जो निर्धनता है ये बताना क्या होती है, इसके बारे में H क्या है, M क्या है, A क्या है, P क्या है, सब यहाँ पर बताना है। ठीक है, MPI को समायोजित हैंड काउंट अनुपात भी कहा जाता है। इसमें पर बहुआयामी निर्धनता के जीवन यापन करने वाले लोगों का हिस्सा, व्यापकता, हेड काउंट और उनकी वंचना में सीमा तीव्रता दोनों सम्मिलित करती है। MPI का मान 0 से 1 के बीच होता है और ये उच्च निर्धनता का सूचक होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ये हो गए, और जो ऊपर मैंने पॉइंट आपको बताया वो 3 पॉइंट, आपको 4 पॉइंट यहाँ से कवर करने हैं। इसमें 10 संकेतक होते हैं। 10 संकेत कौन कौन से, पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, ठीक है, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। 10 संकेतक। निर्धनता के 3 आयाम होते हैं, इसी 3 आयामों में 10 संकेतक भी होते हैं हमारे, है ना। 10 संकेतक, 3 निर्धन, ये मत लिख देना कि 3 यहाँ पर संकेतक होते हैं, 10 आयाम होते हैं, उल्टा कर दो। निर्धनता के आयाम 3 होते हैं, लेकिन इसके संकेतक 10 होते हैं। ठीक है, 3 आयाम कौन कौन से, एक तो यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। जीवन स्तर में आपके यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 6 संकेतक, और शिक्षा में आपके 2 संकेतक हैं, और स्वास्थ्य में आपके 2 संकेतक हैं। ऐसे करके बना लो फिगर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन यहाँ से एक पूछेगा ही पूछेगा 2026 में, फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर इससे अगर पूरा नहीं पूछेगा तो क्वेश्चन को घुमा के इस पर स्टेटमेंट देके क्वेश्चन निकालेगा कहीं ना कहीं से,
क्योंकि ये देखो द हिंदू में, द इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ में यहाँ पर डेटा दिया हुआ था इनका, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा याद रखना है। मुझे तो लगता है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा यूपीएससी, क्योंकि मैं पढ़ रहा था इसका जो जिस टाइम पे इंडियन एक्सप्रेस में आया था, तो उस टाइम पे भी मुझे लगा था क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी पूछेगा। तो यहाँ पर PT65 में भी दिया है, इंपॉर्टेंट है ये, राइट। आगे आते हैं 5.4.2, इसमें विश्व असमानता रिपोर्ट 2026, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। ये असमानता का मापन कैसे होगा? देखो यहाँ पर वैश्विक स्तर पर जो संपत्ति होती है इसकी हिस्सेदारी क्या होगी? वैश्विक जनसंख्या के शीर्ष 10% लोगों के पास कुल संपत्ति का लगभग 75% हिस्सा होता है, जिसमें यहाँ पर निचले स्तर में 50% से अधिक जनसंख्या के पास केवल 2% हिस्सा है। अंतर आएगा कितना होता है? इसमें वैश्विक आय अर्जित करने वाले शीर्ष 10% की आय 90% की आय से अधिक हो जाएगी, ठीक है। वैश्विक जनसंख्या में सर्वाधिक निर्धन आय से अधिक कुल वैश्विक आय का अर्जन 10% से कम होता है। ये सब नहीं पढ़ना है, 10% से कम 10% से ज़्यादा, सिर्फ ये 2 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं यहाँ से, ठीक है। आगे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोजेनेट्स अनुपात क्या होता है? ये समाज के ऊपरी और निचले वर्गों के बीच आय के अंतर को दर्शाता है, ठीक है। ये शीर्ष आय वर्ग की आय को निचले आय वर्ग की आय से विभाजित करके निकाला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अनुपात जितना अधिक होता है असमानता उतनी ही अधिक होगी, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पालवन अनुपात क्या होता है? ये कोजेनेट्स अनुपात का ही एक विशेष रूप है, इसे अधिक व्यवहारिक रूप में माना जाता है। पालवन अनुपात में शीर्ष 10% लोगों की आय के निचले 40% लोगों की आय से विभाजित किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, और एक 2 पॉइंट आपको ये रखे हैं, 2 पॉइंट ये और ये, इतना सिर्फ आपको यहाँ से इस रिपोर्ट से पढ़ना है। अगला यहाँ पे भारत में तो इंपॉर्टेंट हो गई ज़्यादा ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उच्च असमानता कितनी है इसकी? शीर्ष 10% आय अर्जक और राष्ट्रीय आय का 58% प्राप्त करते हैं। हटाते हैं, अभी कुछ नहीं खास है, ये कुछ नहीं पढ़ना है, बस उतना जितना मैंने बताया वो चीज़ आप डेटा पढ़ो, वो आपको सफिशिएंट है उतना। वरना ये सब डेटा पढ़ोगे ना, ये सब डेटा आगे जाके दूसरे हिस्से में मिल जाएंगे, पढ़ के कुछ और जाओगे, मिल के कहीं और जाएंगे। तो इस वजह से क्लियरिटी रखो माइंड में, अगर ये छूटेगा कहीं ना कहीं आगे आपको मिल जाएगा चीज़ें, है ना। मतलब एकदम से पूरी छूटेंगे नहीं कि हाँ छूट गया, ये टॉपिक छूट गया, नहीं, टॉपिक आप पढ़ लो, लेकिन कुछ डेटा है वो आपको नहीं पढ़ने कि अमीर लोगों में इतना % के पास संपत्ति है, इतने % संपत्ति नहीं है, सब कुछ नहीं पूछेगा यहाँ से। आगे आते हैं गिनी सूचकांक क्या होता है? गिनी सूचकांक ये समानता की रेखा होती है, ये लॉरेंज वक्र होता है, ठीक है। गिनी सूचकांक ये दर्शाता है कि किसी देश में आय, संपत्ति या उपभोग का वितरण व्यक्तियों के परिवारों के बीच कितना समान होता है। इसका मान 0 से 100 के बीच होता है। 0 का अर्थ होता है पूर्ण समानता, सबको बराबर हिस्सा, और 100 का अर्थ होता है असमानता, एक व्यक्ति के पास सारी संपत्ति या उपभोग के पास कुछ भी नहीं, ऐसे करके होता है, ठीक है। लॉरेंज वक्र क्या होता है? लॉरेंज वक्र गिनी सूचकांक को लॉरेंज वक्र की सहायता से समझा जा सकता है। आगे आते हैं भारत में वित्तीय समावेशन, इसमें क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक 2025 में बढ़कर 67 हो गया है। ये 2021 में अब तक का 24.3% की वृद्धि को दर्शाता है। ये नहीं पूछेगा, लेकिन इधर आते हैं RBI का FI इंडेक्स, ठीक है, फाइनेंशियल जो इंक्लूजन इंडेक्स है, ये भारत में वित्तीय समावेशन का एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। सूचकांक का स्कोर 0 से 100 के स्केल पर प्रदान किया जाता है। 0 का अर्थ होता है वित्तीय सेवा में पूर्ण वंचित, 100 का स्कोर होता है पूर्ण रूप से समावेशन, ठीक है। कोई आधार वर्ष नहीं है, इसे 2021 में हर साल जारी किया जा रहा है, और ये वर्षों के वित्तीय समावेशन की दिशा में एक हितधारक के योगदान को सूची में प्रदान करता है। मतलब यहाँ पर इसका कोई आधार वर्ष नहीं होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, की पॉइंट है ये, इसका कोई आधार वर्ष नहीं होता, इसको हाईलाइट करके लिख देना है। सूचना की संरचना क्या होती है? इसमें 3 व्यापक पैरामीटर उप सूचकांक शामिल होते हैं, जिसमें प्रत्येक उप सूचकांक के लिए भारांश निर्धारित और कई संकेतक भी होते हैं इसमें। आगे देखते हैं, टॉपिक आगे 5.5 भारत में सार्वजनिक ऋण, इसमें क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा? हाँ, रिपोर्ट्स के प्रमुख बिंदु पर एक नजर दिए। यहाँ से हम लोग देखते हैं भारत वैश्विक समृद्धि का नेतृत्व कर रहा है। ये मजबूत वित्तीय स्थिति और संस्थान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का यहाँ पर सकल निष्पादित जो परिसंपत्ति होती है, इसके अनुपात को निपल निष्पादित परिसंपत्ति के अनुपात से होकर क्रमशः 2.3, 0.5 हो गए, जो यहाँ पर विगत कई वर्षों से 10 में सबसे कम है। बढ़ता सार्वजनिक ऋण, इससे क्या होगा? भारत सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद GDP का 80% से अधिक रहा है, जो अन्य बढ़ती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी अधिक है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा, भारत में सार्वजनिक ऋण के बारे में देखते हैं। सार्वजनिक ऋण को राष्ट्रीय ऋण भी कहते हैं। ये सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य संस्थाओं द्वारा निजी क्षेत्र की जो विदेशी सरकार हैं उसके लिए भी कुल संचित राशि
दी जाती है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ऋण शामिल होता है, लेकिन अंतर सरकारी देनदारियाँ एक सरकार का दूसरी और सरकार के और बकाया ऋण शामिल नहीं होती है। तो ये पॉइंट याद रखना है। आगे देखते हैं, सार्वजनिक जो ऋण होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। ठीक है, आंतरिक ऋण जो होता है ये भारत में ही लिया गया ऋण होता है, और बाह्य ऋण होता है ये विदेशी जो सोर्स होते हैं वहाँ से लिया जाता है। केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार भारत में कुल सार्वजनिक ऋण 18,174,284 है ना करोड़ रुपए से 96.59 आंतरिक और 3.41% बाह्य ऋण होता है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। आंतरिक ऋण क्या होता है, बाह्य ऋण क्या होता है, इसका जो डेटा दे रखा है ये डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाह्य ऋण के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बाह्य ऋण के बारे में संरचना से क्या होती है, ये बाह्य ऋण अमेरिकी डॉलर 54.2% की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही है। इसके बाद भारतीय रुपया 31.1 और जापानी येन एसडीआर का स्थान था। बस इतना। आगे यहाँ पर है, ये तो नहीं पूछेगा। देखो राजकोषीय घाटा और ये सब घाटे दे रहे हैं ना, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि 2026 का जो भी रिपोर्ट मतलब जो पूरा डेटा आने वाला है बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें से यहाँ पर सब चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी, है ना। ये जो डेटा 24-25 का दे रहे हैं ना, तो 25-26 का डेटा वहाँ से आपको मिलेगा, राइट। तो इसको नहीं करना है अभी। अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, प्रकार केंद्र प्रायोजित योजनाएं। ठीक है, विवरण, इस योजना की शुरुआत चुनिंदा 500 शहरों में कस्बों में की गई थी। इसका उद्देश्य जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी आदि के रूप में करना। 2021 का अमृत विजय अमृत 2.0 में कर लिया गया है, जिसमें यहाँ पर शहरी परिवहन घटक में इसके दायरे में बाहर रखा गया है। अमृत 2.0 के बारे में देखते हैं। अमृत 2.0 ये केवल जल और सीवरेज पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य वैधानिक शहरों के सभी यहाँ पर जो घर है उसमें नल और जल का जो उपलब्ध कराना। 500 अमृत यहाँ पर शहरों में सीवरेज प्रबंधन को लेकर बेहतर बनाना होगा। कुछ प्रमुख घटक जैसे पेयजल व्यवस्था करना होगी। ठीक है, व्यवहार के लिए यहाँ पर परिवर्तन संबंधी उपचार करने होंगे। प्रौद्योगिकी उपमिशन लॉन्च करने होंगे, जिससे स्टार्टअप्स, विचार, नई उद्यमिता, पायलट योजनाएं, है ना, ये सब करने होंगे। अमृत 2.0 के यहाँ पर कुछ उद्देश्य दे रखे हैं, जैसे कि क्या यहाँ पर है, सार्वभौमिक जल आपूर्ति करना, 100% सीवरेज प्रबंधन। ठीक है, और यहाँ पर जल सुरक्षित शहर। 3 पॉइंट यहाँ पर जो अमृत 2.0 2.0 जो है अटल क्रियाकल्प को लेकर परिवर्तन करना शामिल होगा। इसके कुछ उद्देश्य हैं, प्रमुख उद्देश्य। इसकी निगरानी कैसे होगी, इसकी अन्य विशेषताएं, जिसमें से यहाँ पर सार्वजनिक निजी भागीदारी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप परियोजनाओं जिन पर शहरों की आबादी का 1 मिलियन से अधिक यहाँ पर देखा जाएगा। परिणाम आधारित फंड, ये सब नहीं पूछेगा, हटाते हैं इसको। निगरानी देखते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय स्तर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति निगरानी करती है। दूसरी बात, राज्य स्तर पर राज्य के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्च अधिकारी होते हैं, उसको प्राप्त संचालन समिति में निगरानी करेगी। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसके जो मैं कट कर रहा हूँ वहाँ से अपना साइड में थोड़ा सा इनको कट कर दो ऐसे करके, ठीक है, वरना जब पेपर में टाइम पढ़ोगे आप तो वही याद करने लगोगे वो चीज़, है ना। चीज़ हटा दो पॉइंट, क्योंकि इतनी चीज़ें हमको डीप में नहीं पढ़ना। कुछ जो नए डेटा आएंगे उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे इनको, जो छोड़ रहे हैं। इकोनॉमिक में हम लोग के पास प्लस पॉइंट होता है यूपीएससी के लिए, कि जो भी डेटा हम लोग पढ़ते हैं वो थोड़ा सा कुछ डेटा यूज करने होते हैं। सब डेटा जो जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे में जो आते हैं और बजट में आते हैं पुराने डेटा हो जाते हैं, वो हम लोग नए वाले जो पेपर आना जिस साल पेपर देना होता है उसी साल के जो साल का टाइम पीरियड होता है उस टाइम पे पीरियड का पढ़ते हैं वो, है ना। ओके, अमृत यहाँ पर जो है इसको लेकर के शामिल कुछ पहल, जैसे कि जल ही अमृत है ये, और अमृत मित्र। अन्य यहाँ पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जैसे कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पर बन गया, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, है ना। इसको लेकर के यहाँ पर जीडीपी क्या है ये सब दे रखे हैं पॉइंट। जीडीपी को लेकर के ये पढ़ना है। ये क्या पढ़ना है इसमें बता देता हूँ मैं। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी किसी निश्चित समय में अवधि में आमतौर पर एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को कहते हैं जीडीपी। इनकी गणना सैद्धांतिक विधि से कैसे करते हैं, उत्पादन को लेकर के उत्पादन पक्ष, व्यय विधि को लेकर के मांग पक्ष, फोकस इनका एरिया, और आय विधि में आय पक्ष को लेकर के इनका फोकस एरिया क्या होता है। ये वैसे पूछा नहीं जाएगा, इसको हटाते हैं। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, और हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। भारत में जीडीपी की आधिकारिक पद्धति, बाजार मूल्य में जीडीपी जो होता है ये मूल कीमतों पर जीवीए प्लस यहाँ पर उत्पाद कर। जीवीए इक्वल होता है, जीवीए
या सकल मूल वर्धन जो होता है ये 8 प्रमुख क्षेत्र इसमें होता है, जैसे कृषि, खनन, विनिर्माण आदि की यहाँ पर गणना इसकी की जाती है। जीडीपी इक्वल होता है जीवीए प्लस उत्पादों पर कर माइनस उत्पादों पर सब्सिडी। निवल उत्पाद कर क्या होता है? निवल उत्पाद कर जैसे जीएसटी उत्पाद शुल्क माइनस उत्पाद सब्सिडी जैसे खाद और उर्वरक सब्सिडी। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी कितनी, ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट ये, और ऊपर आपको जीडीपी की डेफिनेशन याद रखनी थी, ये बाकी छोड़ना है आपको। इसीलिए कहता है पीटी 365 मैगजीन को पूरी मैगजीन नहीं पढ़नी है। लोग बोलते हैं सर पीटी 365 से क्वेश्चन फंस ही नहीं रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ से फंसेंगे? तुम पूरी एक एक चीज़ यहाँ पर उठा के जो नहीं पढ़नी थी वो भी पढ़ गए, और जो पढ़नी थी वो चीज़ें तुमने छोड़ दी। क्या पढ़नी थी? जैसे पीआईबी पढ़ना था, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के कुछ की पॉइंट पढ़ने थे, इकोनॉमिक वीकली के जो कुछ हाईलाइट्स आते पॉइंट वो पढ़ने थे, वो तुमने छोड़े, है ना। सिर्फ पीटी 365 को भरोसा रहोगे तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसेगा। इसको रिलेट करके अगर पढ़ोगे पीटी 365 को तो चीज़ें यहाँ से फंसेंगी। जैसे मैंने आपको कुछ करंट के पॉइंट बताया, कुछ पॉइंट स्टैटिक लगाया, कुछ पॉइंट ऐसे बजट को उठाएगा तो वहाँ से उठा के क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, ऐसे चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। जो मैं आपको कराऊंगा सब अभी मैं कराता जा रहा हूँ, ये साथ में पीआईबी के भी कुछ एमसीक्यू के साथ कराऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो अभी बजट आएगा इकोनॉमिक सर्वे वो सभी मैं एक एक चीज़ों को समझाऊंगा वहाँ से, राइट। थोड़ा सा बस टाइम देना, मैं एक एक चीज़ को कवर करा दूँगा इकोनॉमिक की। और साइंस टेक्नोलॉजी की मैगजीन भी आ चुकी है, कल मैं एमसीक्यू साइंस टेक्नोलॉजी का कराऊंगा, ठीक है। वो भी यहाँ पर है 5.7.2 MOSPI कैपेक्स सर्वेक्षण है। देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है आपको। यस देखो, इसमें सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या होगा। इसमें 2022 से 25 के बीच यहाँ पर निजी क्षेत्र की जो पूंजीगत व्यय है उसको लेकर के यहाँ पर 6.5% ये लाख करोड़ बढ़ गया है। ये वैसे कुछ पूछेगा नहीं, यहाँ से हटाते हैं इसको, इस टॉपिक पे ये सर्वे पे कुछ पूछेगा नहीं, इसको टॉपिक हटाते हैं। आगे आते हैं 5.7.3 अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानक। इसको लेकर के यहाँ पर भारत 2025 से 27 के काल के लिए यहाँ पर इसमें निर्विरोध चुना गया था, ठीक है। इसमें जनादेश मिशन, ठीक है, और सत्र और सदस्य इसको बनाने के लिए आकर यहाँ पर अनुरूप दिए गए थे, ठीक है। क्या वैसे पेपर में पूछेगा इसमें तो कुछ खास दिख नहीं रहा है इसमें। ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो ISAR है इसमें कुछ सदस्य देश शामिल है, जैसे कि 9 अफ्रीकी देश हैं, 7 एशियाई देश हैं और 6 लैटिन अमेरिकी देश हैं और 3 पूर्वी यूरोपीय देश और 9 पश्चिमी यूरोपीय देश। इसका मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है पीटी 365 में जो MCQs है, वहाँ से कर सकते हो। वहाँ पे मैंने चीज़ें 2-3 ऐड करके रखी हैं, है ना। यहाँ से इसको कट कर दो, वहाँ पे जाके क्वेश्चन आप वर्स कर सकते हो उसको, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो मैंने आपको बनाया था वहाँ पर, वो देख सकते हो। आगे आते हैं मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यहाँ पर क्या इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। भारत की विकास सूचकांक जो है इसमें रैंकिंग में सुधार हुआ है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में विश्व में 193 देशों में भारत 130वें स्थान पर है। पिछली रिपोर्ट की तुलना में रैंकिंग में 3 स्थानों का सुधार हुआ है, ठीक है। अभी भारत मध्यम मानव विकास वाले यहाँ पर श्रेणी में बना हुआ है। भारत का जो HDI स्कोर है 0.685 है। जीवन प्रत्याशा कितनी है? भारत में जीवन प्रत्याशा 2023 से बढ़कर 72 वर्ष हो गई है, ठीक है। HDI की गणना की शुरुआत के बाद भारत ये सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है। शिक्षा, भारत में स्कूली शिक्षा के लिए व्यतीत की गई औसत अवधि अब 13 वर्ष है और जो 1980 में ये 8.2 वर्ष थी। तो ये कुछ डेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद कर सकते हो। जीवन प्रत्याशा जैसे इंपॉर्टेंट है, शिक्षा को लेकर के प्रगति कुछ चुनौतियाँ हैं, है ना, ये पॉइंट देख सकते हो उसके। और यहाँ पर असमानता, पुरुषों की महिलाओं के बीच असमानता जो है ये भी यहाँ पर अधिक है। और उदाहरण के लिए यहाँ पर लैंगिक असमानता सूचकांक GI भारत की रैंकिंग 102 है। यहाँ पर GI में जो रैंकिंग दी गई है वो 102 दी गई है। भारत की निम्न रैंकिंग में प्रजनन, स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था अच्छी नहीं होने से राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व और कार्यबल साझेदारी का संकेत दिया गया है। मानव विकास की वैश्विक स्थिति, इसमें वैश्विक स्तर पर मानव विकास की प्रगति 1990 के बाद से सबसे धीमी रही है। और यहाँ पर निम्न और अत्यंत उच्च HDI रैंकिंग वाले देशों में बीच असमानता लगातार चौथे वर्ष बढ़ी है। तो ये पॉइंट थोड़े से याद रखने की पॉइंट इसके जो है हाईलाइट करने लें और पढ़ने, पूरे टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्रमुख यहाँ पर 3 आयाम संकेतक हैं, जैसे कि दीर्घ, स्वस्थ जीवन, ज्ञान तक पहुँच और जीवन स्तर। ये सब देख सकते हो क्या इनके उद्देश्य हैं। ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है ना। क्या इनका जो दीर्घ स्वच्छ जीवन होगा स्तर, है ना, क्या यहाँ पर ज्ञान की पहुँच होगी, क्या इनका जीवन स्तर होगा और क्या इसके उद्देश्य होंगे। तो ये 3 आयाम इसके पढ़ सकते हो, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पर जो 6 नंबर टॉपिक था, सॉरी 5 नंबर था, देख लेते हैं। 5 नंबर टॉपिक था, इस टाइप से आपका ये भी खत्म हुआ। अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 6 और 7 को कल फिनिश करेंगे पूरा, ठीक है।
और जितना जितना मैं टॉपिक आपको देता जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, उस सब टॉपिक को आपको पढ़ने और की नोट्स बना के चलते रहना है, तो आप एक अच्छा सा नोट्स PT 365 का बन जाएगा। पूरी पूरी मैगजीन को नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक मैं हाईलाइट करता जाऊँ, बताता जा रहा हूँ पॉइंट, वो पॉइंट आपको यहाँ से कवर करना है। ठीक है, एंड करते हैं। बाकी कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और आज मैंने दोपहर में डाला हुआ था जी इकोनॉमिक का ही टॉपिक नंबर 11 का MCQs, वो भी देख सकते हो। ठीक है, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।